नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं और आज हम हैं मशोबरा में और साथ में हैं दीपक सानन सर, जिनको हाल ही में राज्य सरकार ने जो नई भर्ती एजेंसी है क्लास 3 की नियुक्तियों को लेकर उसकी जो रिपोर्ट है या उसको किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी दी है। 2 रोज पहले बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और उस बैठक में इनकी जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस पे प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ बातचीत हुई है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हिमाचल में नई सरकार बनने के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला सामने आया वो उस तरह का पहले आया नहीं था और वो घटना ऐसी थी कि उसके कारण जो नए रोजगार था वो थोड़ा सा स्पीड रुकी है और लोगों में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कई तरह के संदेह उत्पन्न हुए हैं। सरकार ने उन संदेहों को दूर करने और सिलेक्शन प्रोसेस को पारदर्शी बनाने के लिए फैसला किया कि इसको भंग कर दिया जाए और जो फिलहाल भर्तियां दी हैं लोक सेवा आयोग को। इस बीच अब नई एजेंसी बन रही है। नई एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसा हमारा फॉर्मेट होना चाहिए ताकि पेपर लीक जैसे मामले दोबारा ना हो और एफिशिएंसी हमारी बढ़े। इसीलिए आज हमने ये दिन चुना है जब क्योंकि रिपोर्ट दे दी है कमेटी ने, तो हम दीपक सानन सर से ये जाने कि वो सोच क्या रहे हैं और ये कमेटी ने अभी तक वर्कआउट कितना किया है और किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सर, पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो पहली रिपोर्ट आपने दी है उसका दायरा क्या है और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है। तो पहली बात तो ये मैं राजेश जी आपको बताना चाहूंगा कि इस समिति का गठन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इसका परिप्रेक्ष्य यही था कि बहुत मर्तबा पेपर लीक की बातें उठ रही थी और ये बहुत संदेह एक तरह से फैल रहा था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें कुछ धांधली भी हो सकती है और लोगों का एक तरह से फेयर प्रोसेस नहीं है जी। तो इसमें कैसे एक पारदर्शिता लाई जाए, इसमें कैसे लोगों में इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसमें भरोसा जो है वो बढ़ाया जाए, सबसे पहले इसके पीछे सबसे बड़ी सोच ये थी जी। जब इस बात की थोड़ी गहराई से देखने की कोशिश की गई और सरकार ने ये कमेटी भी बनाई थी अभिषेक जैन के नाम से कमेटी से, तो उन्होंने पाया कि ये जो पुराना आयोग था बहुत ज्यादा टेस्ट करता था जी। एक ही व्यक्ति अगर वो क्वालिफाइड है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करता है, तो उसको कई बार अलग अलग किस्म के टेस्ट देने पड़ते थे अलग अलग पोस्टों के लिए। हर पोस्ट के लिए एक ही साल में कुछ 250-300 इश्तिहार निकलाते थे, 300 से ज्यादा भी इश्तिहार निकलाते थे कि अलग अलग विभिन्न पोस्टों के लिए, और हल्का अलग अलग टेस्ट होता था। तो यानी जो कैंडिडेट हैं उन पर भी बहुत ज्यादा इसका बोझ पड़ रहा था। तो समिति ने ये तय किया कि दोनों चीजों को एक तरह से देखना बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता आए, लीकेज की कोई समस्या ना आए और कैंडिडेट्स पे बोझ ना बने। वो ये नहीं कि वो बार बार अलग अलग इम्तिहान ही देते जा रहे हैं जी। तो ये देखते हुए और जो हमने अलग अलग स्थानों की स्टडी की उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इसके 2 मुख्य ध्याय होंगे। हमने अपनी पहली रिपोर्ट में यही कहा है कि सरकार एक तरह से एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करेगी, ठीक है, यानी टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, ओएमआर नहीं होगा ओके। कागज जो है उससे ही सबसे ज्यादा लीकेज की समस्या आती है, तो कागज नहीं होगा इसमें इन्वॉल्व। ये सारा कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा और उसमें सारा डिजिटल प्रोसेस होने से लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं है। जो हमने स्टडी किया 7 साल से भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में ये हो रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, कहीं बड़े हिमाचल से बड़े, कहीं ज्यादा 10 गुना पैमाने पे, 20 गुना पैमाने पर हो रहे हैं और कभी कोई पेपर लीकेज की समस्या नहीं आई। तो पहला तो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी और दूसरा ध्येय ये है कि क्योंकि हम कैंडिडेट्स पे बोझ कम करना चाहते हैं कि एक तरह से एक पूरे हिमाचल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा, एक पहला टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी उसमें भाग लेना चाहते हैं हर स्तर पे, उसमें ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, +2 होना जरूरी है। एक बड़ा बेसिक बुनियादी टेस्ट लिया जाएगा
और उसमें से जो पास होंगे वो आगे जो वास्तव में पोस्टों के इम्तिहान होंगे उनके लिए वो एक तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। जस्ट लाइक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा। ओके। और इसकी प्रक्रिया लोग चाहे समझेंगे कि ये कहाँ, तो हरियाणा में हो रहा है ये। अच्छा। फर्क ये है कि हरियाणा में OMR पे हो रहा है हाँ। और उसमें खामियां निकल रही हैं, ओके। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो CBT से हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ओके। करना तो शुरू जो प्राइमरी रिपोर्ट है सर, फर्स्ट रिपोर्ट है जी। रादर, उस पे सरकार का रिस्पांस क्या था? मतलब क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉजिस्टिकली हमें सूट कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, या प्राइमरी मोटिव ये है कि पूरी तरह से जो इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो खत्म करनी है। तो सरकार का मुख्य मंशा, जैसे आपने कहा, सरकार ये भी चाहती है कि लोगों पर इसका बहुत ज्यादा कुप्रभाव ना पड़ जाए। कहीं आप ये ऐसा सुझाव आए जो एकदम लोग उठ के खड़े हो जाएं कि ये तो फीजिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। तो रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट किया गया और लोग ये समझते हैं कि इसमें जो भी, जहां तक तकनीकी क्षमता की बात है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करने की, तो आज की डेट में बहुत सी संस्थाएं हो गई हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है, जो ये कर भी रही हैं, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उनको एसोसिएट करने में, इसमें साथ मिलाकर ये टेस्टिंग करवाने में। दूसरी बात ये उठती थी कि क्या हिमाचल के जो बच्चे हैं उनको CBT करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो उसमें 2-3 चीजें हमने देखी। एक कि CBT के बेस पर तो बैंकिंग का इम्तिहान भी इसी से हो रहा है, हिमाचल में होते हैं जी। NTA भी हो रहा है जो सारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी करती है। फिर आपके ये जो CDAC की रिक्रूटमेंट है, डिफेंस सर्विसेज की सारी रिक्रूटमेंट्स हिमाचल में भी CBT से हो ही रही हैं। थोड़ा बहुत CBT पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी शुरू कर दिया हुआ है। हाँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि CBT की अवेयरनेस नहीं है या जानकारी नहीं है, बच्चों को शुरू हो चुकी है, काफी हद तक पता है। और दूसरा, हर जो भी एजेंसी के साथ इसका बारे में सम्मिलित करके करेंगे, उस सब में ये प्रावधान होते हैं कि आप एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट करवाइए। प्रैक्टिस टेस्ट की एप्लीकेशन के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट की प्रक्रिया साथ साथ मिल सकती है और मुफ्त होती है। Okay. और वो सारे कैंडिडेट्स को मिल सकती है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि अवेयरनेस या बच्चों को पता नहीं होगा। तीसरी बात ये उठती थी कि CBT के लिए कंप्यूटर बहुत चाहिए होंगे, जगह बहुत चाहिए होंगी, कैसे इतना इस पैमाने पर होगा। तो हमने ये पाया, 2 चीजें पाई। एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की सबसे बड़ी बात है ये, और सारी दुनिया में है ये, सिर्फ हिमाचल में नहीं या सिर्फ दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये अलग अलग सेशन में हो सकते हैं और ये अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। कई दिन इकट्ठे भी हो सकते हैं। कई दिन इकट्ठे हो सकते हैं, कई जगह महीने होते हैं। और हिमाचल में हमें ये पता चला कि अब तक जो ऑर्गेनाइजेशन ये टेस्ट करा रही हैं, जैसे TCS है या CDAC है, 2500 तो उन्हीं के नोड्स हैं। अच्छा। अपने ही अच्छा, जो उन्होंने सेंटर। टेस्ट किए हुए हैं। 2500 कंप्यूटर्स पे बच्चों को बिठा के वो करवा सकते हैं। 3-4 जगह उन्होंने बनाए हुए हैं। और हमारी जो चर्चाएं हैं उससे ये पता चला कि इसको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े हमारे जो जहां भी कंप्यूटर सेंटर है, कॉलेजेस में, स्कूलों में, ट्रेनिंग संस्थाओं में, उनको एसोसिएट बड़ी शीघ्रता से किया जा सकता है। और ये दुगनी 2.5 गुना करना, 3 गुना करना कोई समस्या ही नहीं है इस क्षमता को बहुत ही शीघ्र करने में। सर 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि पहले CBT पे आ जाते हैं जी। CBT में सर एक इशू जो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुरू जरूर किया था जैसे आपने कहा, अब भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपने प्रीमिसेस के अंदर ही, बाहर नहीं। अब इशू ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बाहर करना इस वक्त सेफ्टी नहीं है, जिस तरह से पेपर लीक और कई चीज़ें और भी हो जाती हैं उसमें इंटरनेट की क्वालिटी का इशू है, मतलब सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अभी फैक्टर है। लेकिन जैसे JOIT है फॉर एग्जांपल, हमीरपुर आयोग से जो भर्तियां हो रही हैं उसमें चाहे 200 पद एडवर्टाइज करें हम, एप्लीकेशन 1.25 लाख से ऊपर आती हैं। तो जब 1.25 लाख से ऊपर कैंडिडेचर होगा तो हम कैसे CBT को मैनेज करेंगे? बड़ा आसान है जी। 1.25 लाख नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि 1.5-2 लाख भी आ सकते हैं। अच्छा। पहली बार हमारा अंदाजा है कि 1.5 से 2 लाख लोग भी पहली मर्तबा आ सकते हैं। ओके। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी है
कि इन्हीं संस्थाओं ने पूरा हिफाजत, सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम करके 2,500 तो वो बिठा सकते हैं एक टाइम पर। समझो 3 सेशन एक दिन में किए, यानी 7,500 लोग एक ही दिन में इम्तिहान दे सकते हैं और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। 10 दिन में 75,000, 20 दिन में 1.5 लाख, यानी। और अगर मैं ये 2,500 को ये जो संस्थाएं करवा रही हैं, इनके पास पूरी क्षमता है, इनकी पूरा सिस्टम्स है, ये हम अगर और ऑफर करेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस के एरियाज वगैरह, ये उनको स्टडी करके उसमें क्या जरूरी है, झट रिपोर्टें देंगे, झट से वो बढ़ा सकते हो। 5-6 हजार 7 हजार करना कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 तरह के एग्जाम होंगे क्लास 3 के लिए, एक सीईटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और दूसरा कैटेगरी वाइज। दूसरा कैटेगरी वाइज वो है दूसरी रिपोर्ट का। अगर आप चाहें तो हम दूसरी रिपोर्ट पे अभी बात करें, या बाद में करना चाहें, नहीं, साथ करना चाहेंगे। मैं सर ये समझाना चाह रहा हूं व्यूअर्स को, ये समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चे ना सर अभी इतना वेट में परेशान हो गए हैं कि 8 महीने हो गए सरकार। इसका रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा। हाँ। सबसे बड़ी बात सीबीटी टेस्टिंग की है कि रिजल्ट आप अगले दिन ले लो, उसी समय ले लो। बच्चे को तो उसी समय रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ है, उसको उसी समय पता चल जाएगा कट ऑफ मीट कर रहे हैं, कोई देरी नहीं है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि डबल स्टेज एग्जामिनेशन। और दूसरा जो स्टेज है, जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनके लिए फिर ग्रुपिंग हो जाएगी, मतलब सीईटी के बाद ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रेजुएट हो आप, और ग्रेजुएट लेवल इम्तिहान कोई आप पसंद कर रहे हो, तो पहले हम सुझाव भी यही देने जा रहे हैं कि ये सीईटी के बाद 2 महीने के अंदर 2 महीने में आप एक ग्रेजुएट लेवल जो पोस्टें हैं उन सब का इकट्ठा टेस्ट कर देंगे तुरंत। उसमें कम कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जो सीईटी से निकल के आए हैं वही आ सकते हैं, और वो बड़े अच्छी तरीके से फिर वो टेस्ट होगा और उससे रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो एक टेस्ट ही और देना है, और इसी तरह +2 का उसके उपरांत करेंगे, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। जो ग्रेजुएट में पास हो गए उनको दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है, जो निकल चुके हैं वो आगे बढ़ गए, तो फिर +2 का हो गया। फिर वो जो रेस बचे कैटेगरीज हैं जो +2 भी नहीं मीट करती, जिसमें सरकार की मंशा ये है कि इनको कम से कम कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा +2 में ही आए, पर जो बच भी जाएंगे उनके लिए फिर तीसरी स्टेज, यानी एक कैलेंडर बन जाएगा साल में। साल में अब लोगों को बार बार इश्तिहार ढूंढ रहे हैं, ये सब नहीं होगा, कैलेंडर बन जाएगा। उसके लिए तो फिर एक मेजर काम ये भी है कि गवर्नमेंट को अपने आरएनपी रूल भी बदलने पड़ेंगे, जहां जहां जरूरी है। ऐसा है कि सब नहीं जरूरी, पर कई चीजों में जहां, जैसे अगर आपने मैट्रिक रखी हुई है पर समझा जाता है कि +2 होना चाहिए, तो वो +2 करेंगे उसमें। हो सकता है कई जगह आपने छोटे छोटे डिफरेंस डाले हुए हैं कि जेई सिविल पावर कॉर्पोरेशन में अलग होगा, अलग है, बिजली बोर्ड में अलग है, पीडब्ल्यूडी में अलग है, आईपीएच में अलग है। हो सकता है बहुत छोटे छोटे फर्क डाले हुए हैं, तो उनको बराबर करना भी जरूरी है। तो जितना हो सके हम इस महीने के अंदर जो हम अगले 1.5 महीने में हम जब रिपोर्ट देने जा रहे हैं, कोशिश ये होगी कि काफी हद तक हम इन चीजों पर भी सुझाव दे देंगे कि क्या आरएनपी रूल्स में एक मुश्त सरकार कैबिनेट जाके चेंजेस ला सकती है, कई कैटेगरीज को क्लब कर देगी। तो अभी जो फर्स्ट रिपोर्ट है सर, उस पर सरकार की तरफ से जो इनका अपना स्ट्रक्चर है, पर्सनल एडीज हैं, मतलब जो हमीरपुर आयोग को भी देख रहे थे, उनका कोई फीडबैक आया है उस मीटिंग में या फाइल पर कहीं? नहीं, हमें औपचारिक तौर पर तो फीडबैक का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो रिपोर्ट दे दी, अब कार्रवाई उन्होंने की है। अनौपचारिक तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को पसंद किया है और चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही इस पे कार्रवाई हो, ताकि बच्चों को अब वेट ना करना पड़े, इंतजार की घड़ियां खत्म हो, और लोग जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें बैठकर और तुरंत उसके बाद तैयार हो जाएं कि अगले स्टेज के इम्तिहानों की जो शेड्यूलिंग हो उसके लिए वो बैठ सकें। तो मुझे लगता है कि पर्सनल कार्मिक विभाग शीघ्र ही इस पर जो हमारी रिपोर्ट है उस पर काफी जल्दी। हम लड़कियों से फीस नहीं लेते सर यहाँ। जी। इस कारण और भी कई रीजन है जो कैटेगरीज में जहाँ फीस नहीं लगती। एप्लीकेंट्स कई बार ज्यादा होते हैं और पेपर देने जो रियल बच्चे आते हैं वो कम होते हैं, फिगर कम होता है, लेकिन जो खर्चा है वो उतना ही हो जाता है सारा, चाहे पेपर है चाहे कुछ और। जब हम ऑनलाइन पे आएंगे तो ऐसा हुआ कि हमने इंतजाम कर दिया 16,000 कंप्यूटर एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल, और आए नहीं, तो क्या व्यवस्था है, उसको कैसे कमेटी ने एड्रेस किया है? तो हमने ये पाया कि इसमें एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हरियाणा ने अडॉप्ट की है। अच्छा। वहां भी है कि मुफ्त श्रेणियां हैं जिनसे वो फीस नहीं लेते।
तो उन्होंने क्या किया है कि एप्लीकेशन स्टेज पे आप फीस दे दो ओके। और इम्तिहान में बैठ गए तो जिस प्रक्रिया से आपने दिए गेटवे से उसी से आपको वापस हो जाएगी तुरंत। अच्छा, रिम्बर्स हो जाएगी। रिइंबर्स हो जाएगी, जैसे आपने यूपीआई से किया है उसी से वापस हो जाएगा। ओके, तो उससे ये होगा कि जो बच्चा है वो आएगा जरूर पेपर आएगा, देने, पेपर जरूर देने आएगा कि अगर जेन्युइनली अप्लाई वही करेगा जिसने देखना है, देख करना है। ओके, तो मतलब उसमें ये शर्त नहीं है कि पास हो या कुछ हो, उसमें सिर्फ ये है कि आपने बैठना है, ओके, बैठने जरूर आओ। अच्छा, मतलब ऐसे ही नहीं शौकिया आपने भर दिया फिर आप आए ही नहीं, आना तो जरूर पड़ेगा। और कितना स्टेट या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया, रिपोर्ट? जी जी, तो हम चाह रहे हैं कि बड़ा लीन, बहुत ही एक बहुत ही छोटा इसका दायरा नंबर हो। हमने ये देखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दिल्ली में, जी। आप सबको शायद, आपको तो वाकिफ होंगे, जेईई का इम्तिहान वो करवाते हैं और नीट का। हाँ। अब आप सोचते हो कितने लाखों बच्चे उसमें बैठते हैं, मतलब 20-20 लाख। 14 मुलाजिम है, अच्छा, परमानेंट मुलाजिम 14, बाकी वो थोड़े बहुत कंसल्टेंट वो रखते हैं। ओके, और बाकी जो स्ट्रक्चर यूज होता है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल वो इन्विजिलेशन स्टाफ ये वो सारा सिस्टम वो सरकार उनके सिस्टम से जब इम्तिहान कराने हैं तब वो एक्टिवेट करके वो यूज कर लेते हैं। अपने उनके इतना छोटा दायरा है, तो हम समझते हैं कि हमारा तो उससे कहीं छोटा स्तर होगा इम्तिहान करवाने का, तो इतने कोई ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जब आउटसोर्स करेंगे। ये सब एजेंसीज अब आउटसोर्स करती हैं। 2 बड़ी एजेंसीज हैं इस समय आउटसोर्सिंग में, टीसीएस जो प्राइवेट सेक्टर में है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर में है, भारत सरकार की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो वो टीसीएस को यूज करती है, 7 साल से इस्तेमाल कर रही है, कभी कोई लीकेज नहीं हुआ। और एनटीए भी एक इम्तिहान के लिए टीसीएस को इस्तेमाल कर रही है। भारत सरकार की जितनी भी डिफेंस की क्लास 3 की, वो सीडैक जो एयरमैन है, आज जो अग्निवीर वो तो कंपनी भी सरकारी ही है, वो सरकार का ही एक एजेंसी है सीडैक, और वो टेंडर में बिड भी नहीं करते। उनसे आप सीधा रिश्ता जोड़ सकते हैं और वो कर देते हैं। वो शायद सरकार ने भी इंस्ट्रक्शन दी है कि सरकार पे कुछ बातचीत शुरू करें। जी, सरकार का ऐसा लग रहा है मंशा यही है कि हम सीधा सीडैक से, क्योंकि हम जल्दी करना चाहते हैं, हम लोगों को अब इंतजार नहीं करवाना चाहते, टेंडर की प्रक्रियाओं में टाइम लगता है, तो जल्दी से इसको सीडैक से बातचीत करके। तो फिर फाइनल रिपोर्ट हम कब एक्सपेक्ट करें आपकी? हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको सरकार को दूसरी रिपोर्ट भी पूरी डिटेल में जो स्टडी, जिसमें कैटेगरी वाइज भी चीजें, कैटेगरी वाइज कितने इम्तिहान होंगे और किस तरह होंगे, हर कैटेगरी को किस तरह ये एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए पारदर्शी रूप से कर सकेगी अपना कार्य, और कहाँ मोटे तौर पर, स्पेशली मोटे तौर पर तो पक्का हो सकता है बारीकी से भी हमारे अगर समय लगा तो हम आरएनपी रूल्स में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, कहाँ वो भी सब सुझाव दे देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही उसी रिपोर्ट। हाँ सर, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए सितंबर 2022 में एडवर्टाइजमेंट हुई हमीरपुर आयोग से, 79 पोस्ट थी और टोटल पोस्ट कोड थे 79, जबकि टोटल पोस्टें वो 500 के आसपास ही बन रही थी। तो मतलब ये था कि कोई 4, 2, 3 ऐसी पोस्टें हैं, पूरा स्ट्रक्चर उसमें यूज होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है बीच में, उसको खत्म करने से ये होगा कि अगर हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी पे आ जाएं तो बड़े सारे डिपार्टमेंट्स की तो इकट्ठी निकल जाएंगी। तो दो स्टेज पे हो जाएगी, एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी से नंबर कम हो जाएगा, और तो जितने वो सीरियस बच्चे हैं जिनकी अच्छा, हमने ये भी रेकमेंड किया है कि ये बच्चे हर साल कॉमन एलिजिबिलिटी भी दे सकते हैं, अपना जो छूट जाते हैं, जैसे कैट की तरह। हमने तो ये भी सुझाव दिया है कि आप इसको लाइव रख सकते हो 1 साल से ज्यादा। अच्छा, जो एक बार एलिजिबल हो गया है, हाँ जी, सीईटी से जो एक बार पास हो गया है, उसको 1 साल से ज्यादा लाइव रखिए। अच्छा। क्योंकि हो सकता है 1 साल में कई पोस्टें निकले ही ना, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको फिर सीईटी लिखना पड़ेगा अगले साल, तो उसको लाइव रखिए। 5 साल के लिए कर लिया, 3 साल के लिए हमने सुझाव दिया कि उसको लाइव रख दो, वो ताकि बच्चों पर प्रेशर नहीं पड़े कि दोबारा इम्तिहान लिखना पड़ रहा है एलिजिबिलिटी का हर साल, वो भी कर सकते हैं वो। और हमने तो सुझाव दिया कि कीजिए, क्योंकि बच्चों पर जितना कम बोझ पड़े वो अच्छा है। इससे बोझ लोगों को लगता है अरे 2 बार इम्तिहान लिखना पड़ेगा। आप ये सोचिए, एक ही बच्चे को 10 इम्तिहान लिखने पड़ रहे थे, 15 लिखने पड़ रहे थे, अब 2 ही लिखने पड़ेंगे।
उसी बच्चे को 15 इम्तिहान लिखने पड़े थे, अब 2 लिखेगा। जी, जी। तो या 20 लिखने पड़े थे, क्या पता कितने लिखने पड़ रहे थे। तो आज ये सबसे बड़ी इसमें फायदा होगा कि बच्चों को बहुत फायदा होगा। ये जो अगर कोई ये बात कहे कि नहीं ये तो बच्चों के विरुद्ध होगा, 2 बार इम्तिहान है, तो ये उल्टी बात है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा इससे बच्चों को हो रहा है। सीएम साहब ये कह चुके हैं कि जो नया आयोग है वो हमीरपुर में ही बनेगा, जी, जी, ऐसा पहले से जी, है। जी। लेकिन नए आयोग का स्ट्रक्चर कैसा रखना चाह रहे हैं? पहले चेयरमैन प्लस 5 मेंबर थे, अब वहाँ काउंसलिंग होती नहीं, और जो 15 नंबर का एक सिस्टम था वो भी नहीं है सर। और अब हमें इंश्योर ये करना है कि पेपर लीक ना हो, बाकी तो चीजें चलती रहेंगी। तो क्या व्यवस्था बने? तो हमारा सुझाव तो यही है कि एक चेयरमैन ही हो, बस एक चेयरपर्सन, अध्यक्ष हो एक, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होने, कोई और तरह का, जैसे आपने कहा, कोई काउंसलिंग कुछ नहीं है। एक अध्यक्ष होंगे, एक अफसर होंगे जो प्रशासनिक तौर पे इम्तिहान का कार्य वगैरह ठीक से, एक तरह से जो कि पर्चा लीक नहीं होना है, जो अरेंजमेंट्स उसके सारे, कल को इन्विजिलेशन में स्पेशल कंट्रोल रूम को चेक करवाना है, सारे वो जो सिस्टम्स देखने हैं, एक अधिकारी सीनियर वहाँ हो, और एक अधिकारी ऐसे हों जो टेंडरिंग और वित्तीय मामलों में सक्षम हो, जो, क्योंकि इसमें एजेंसी लगानी पड़ेगी, उसके साथ किस तरह के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं और उसको ओवरसी करना है, वो। तो और बाकी थोड़ा बहुत पर्सनल जो पेपर सेटिंग एक इशू रहता है, तो सीबीटी में सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर सेटिंग जो है वो बहुत आसानी से एजेंसी को दी जा सकती है। अच्छा। और वो आमतौर पे जो आज की डेट में बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसका हमने सुझाव दिया है कि क्वेश्चन बैंक तैयार होंगे। अच्छा। एक बार कई सौ हजारों में भी क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, बैंक बन जाते हैं। ठीक है। वो हर साल अपडेट हो जाते हैं, इंप्रूव होते हैं, और उसको कंप्यूटर डिजिटली रैंडमली चेक कर सकता है, अपने आप वो नए पेपर सेट बनाता है। कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। वो पेपर सेट बन के इनक्रिप्ट भी हो जाते हैं, वो किसी को पता ही नहीं उसमें क्या है। वो जब बच्चा खोलता है तो उसके सामने निकल के आता है कि ये पेपर मुझे आया, साथ वाले को अलग है। अच्छा। सवाल वही हो सकते हैं, पर उसका सारा अरेंजमेंट अलग हो सारा, बिल्कुल। उसके जो, जैसे वो, एक उदाहरण देता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस होता है ना इसमें, एमसीक्यू बोलते हैं। अब उसमें जो ऑप्शन चूज करना है उसका एक ऑर्डर है A B C D, वो हो सकता है साथ वाले का ऑर्डर ही बदला हो, सही जो उत्तर है वो डी पे हो, पहले वाले का ए पे हो। तो वो कंप्यूटर सारा रैंडमाइज कर देता है। पेपर सेट भी बदल सकते हैं, जो एक ही तरह के उसमें डिफिकल्टी स्तर पर लेकर वो पेपर सेट ही अलग अलग हो सकते हैं। फिर उनको कंप्यूटर पे ही नॉर्मलाइज करने के लिए सिस्टम है, सारा हो जाता है। तो डिजिटली बहुत कुछ हो जाता है, ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत ही नहीं। हमीरपुर में जो पेपर लीक हुआ सर, या जो नेटवर्क क्रिएट हो गया, उसकी मेजर वजह क्या थी? क्योंकि आपके साथ कोई डिस्कस हुआ ये कि क्यों देना पड़ रहा है? मैं इसमें जाना नहीं चाहता था। अच्छा। क्योंकि जब आप जो भी